तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 1 फैराडे 96,500 कूलाम आवेश के बराबर होता है। वहाँ मैंने प्रश्न भी किया था कि 96,500 कूलाम कहाँ से आता है, किस तरह से आती है ये वैल्यू। तो उसको हम लोग यहाँ सीखेंगे, 96,500 कूलाम आवेश कहाँ से आता है। इसके अलावा फैराडे के नियमों से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ करने वाले हैं, यानी कि फैराडे के नियमों पर आधारित अंक प्रश्नों को करने वाले हैं। तो मेरा नाम है दिनेश कुमार और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे लिए प्रश्न है, लिखा हुआ है बोर्ड पे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है। इधर क्या देखे थे, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम ये आवेश, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। और यहाँ प्रश्न है हमारा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है। तो चलो देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा। पहले तो लिखो, इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम ये आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन का। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल किसको कहते हैं, जिसमें संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। और ये संख्या कितनी होती है, ये संख्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23, यानी आवागाद्रो संख्या 6.02 गुणे 10⁻23। तो इतनी संख्या में जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनपे टोटल चार्ज कितना होगा, उसी को 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कहेंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इक्वल टू क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां लिख लेते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है हमारी 96,487 कूलाम। और चूंकि 1 मोल है तो कूलाम प्रति मोल। ठीक है, अब इसको तुम लोग खुद करके देखो कितना आ रहा है। यह 96,487, इसी को राउंड फिगर में लिखा जाता है लगभग 96,500 कूलाम के, 96,500 कूलाम। और इसी चार्ज को हम कहते हैं 1 फैरड, 1 फैरड। ठीक है, तो 1 फैरड इक्वल टू 96,500 कूलाम यहां से आया है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है तुम लोग ये जान गए होंगे ये आवेश कहां से आया 96,500 कूलाम का। इसके साथ ही इसमें और थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग कर लें। तो एक प्रश्न है, प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न, NaCl के विद्युत अपघटन में 1 मोल सोडियम आयन के अपचयन के लिए कितना आवेश आवश्यक है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा कि NaCl के विद्युत अपघटन में 1 मोल सोडियम आयनों के अपचयन के लिए कितना आवेश चाहिए हमको। तो अब देखो क्या करना है, पहले सोडियम क्लोराइड का आयनन होता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। फिर जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम आयन कैथोड के ऊपर क्या होंगे, अपचयित होंगे। कैथोड के ऊपर ये अपचयित होने वाले हैं। तो एक सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम में परिवर्तित हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम में परिवर्तित किया। अब सपोज करो, तुम लोगों को देखना है कि अगर सोडियम आयनों की संख्या 1 मोल हो, चूंकि यहाँ क्या दिया है 1 मोल सोडियम आयन, तो सोडियम आयनों की संख्या 1 मोल हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी 1 सोडियम आयन
एक इलेक्ट्रॉन एक, यानी कि एक सोडियम आयन अपचयित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और अपचयित होके एक सोडियम एटम बना रहा है। तो एक की जगह जब एक मोल रखेंगे तो क्या होगा हमारा, एक मोल सोडियम आयन लेंगे तो इसके लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन भी हमको चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, और ये अपचयन करके देगा हमको एक मोल सोडियम मेटल। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा एक मोल सोडियम आयन का अपचयन होता है, हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एक ही मोल सोडियम मेटल प्राप्त हो जाता है। तो अब हमको क्या निकालना है, एक मोल सोडियम आयन के अपचयन के लिए कितना आवेश आवश्यक है। तो कितना आवश्यक है, यहाँ से हमको दिख रहा है साफ साफ कितना आवेश आवश्यक है, एक मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हमको कुल आवेश आवश्यक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, एक मोल, यहाँ क्या है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से हमको दिख रहा है साफ साफ क्या कि एक मोल सोडियम आयन के अपचयन के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, चूंकि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इक्वल टू कितना होता है, अभी निकाले हम लोग, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकाले हैं, कितना है 96,500 कूलम, इसी को हम 1 फैराड बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1 फैराड होता है, 1 फैराड के बराबर। तो हमको कितना चाहिए, 1 फैराड आवेश चाहिए होगा एक मोल सोडियम आयन के अपचयन के लिए। चलो ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ NaCl के बजाय कॉपर सल्फेट लिया जाता, CuSO4 लिया जाता, और ये पूछता कि कॉपर सल्फेट से एक मोल कॉपर प्राप्त करने में किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा एक मोल कॉपर प्राप्त करने में कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका भी लिख लेंगे। हमको पता है कि कॉपर सल्फेट का आयनन किस तरह से होता है, तो U2 प्लस SO4 माइनस, डबल माइनस है, 2 माइनस, जो भी लिख देता हूं, ये कॉपर सल्फेट का आयनन हो गया हमारा। अब क्या है, अगर इसका अपचयन दिखाएंगे, कॉपर 2 प्लस का अपचयन कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यह कैथोड के ऊपर क्या होगा, कॉपर मेटल में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमको, एक मोल, अगर इनको मोल्स मान लिया जाए तो एक मोल कॉपर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हमको 1 मोल कॉपर मेटल प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर 1 मोल कॉपर मेटल प्राप्त करना है हमको, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश देना पड़ेगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश इक्वल टू 2 फैराड के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरह देखें, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का आवेश देखें, चलो यहां देख लो, किसके अपचयन में, अगर हमारा Fe3 प्लस या फिर Al3 प्लस आयन है, जैसे सॉल्ट क्या होगा FeCl3 या फिर LCl3, इसके अपचयन में एक या फिर 1 मोल आयरन प्राप्त करने के लिए कितने चार्ज की आवश्यकता होगी। तो हम क्या देखेंगे, एक Fe3 प्लस आयन के लिए, इसके अपचयन के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के यह क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और Fe मेटल प्राप्त हुआ। अब क्या होगा, कितने अगर मोल्स में लें तो एक मोल आयरन आयन को अपचयित करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 3 मोल। तो 3 मोल का आवेश कितना होगा, 3 मोल का आवेश हम देख लिए, जान गए, 3 फैराड चाहिए हमको। ठीक है, तो इस तरह से इन तरह के प्रश्नों का हम जवाब लिख सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत आसान है। अब चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की गई, कैथोड पर एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कैथोड पर कितना कॉपर मिल रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमको क्या क्या मिला था, फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमको मिला था
W=ZIT। ये फर्स्ट लॉ से मिला था। और सेकेंड लॉ से क्या हमको मिला था, Z की वैल्यू निकालने को मिला था, Z=E/F। इसको चाहे तो थोड़ा सा और बदल सकते हैं, जैसे ये क्या है, E है तुल्यांकी भार, और बटे F यानी फैराडे को 96,500 कूलम। तो तुल्यांकी भार को और क्या लिख सकते हैं हम, तुल्यांकी भार की जगह परमाणु भार बटे संयोजकता कर सकते हैं, या फिर मोलर मास भी कर सकते हैं। परमाणु भार की जगह परमाणु भार बटे संयोजकता गुणे F है। चलो परमाणु भार की जगह यहाँ क्या कर सकते हैं, मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी तत्व के लिए जो परमाणु भार है वही उसका मोलर द्रव्यमान ग्राम में हो जाता है। जैसे उदाहरण लो, क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। तो क्या होगा, 1 मोल ऑक्सीजन का मास होगा 16 ग्राम। ये कहेंगे 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम। ठीक है, और परमाणु भार भी इसका 16। दूसरा उदाहरण लो, जैसे सल्फर का ले लेते हैं, 32 है इसका परमाणु भार। तो क्या कहेंगे, 1 मोल सल्फर का द्रव्यमान होगा 32 ग्राम। ठीक है, तो परमाणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान रख सकते हैं बटा संयोजकता। तो E की जगह मोलर मास बटे संयोजकता को N से दिखा देते हैं इंटू F। ये देखो हमारा फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होकर दूसरे रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, mm मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान, और N = संयोजकता। ठीक है, तो ये हमारे अभी तक के जो फार्मूला थे फैराडे नियम के। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 10.2 एम्पीयर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित की गई। आवेश हमको पता चल जा रहा है। क्या, अगर हम Q के कैलकुलेशन करें तो हमको मिल जाएगा Q बराबर I × T। I का मान कितना है, 0.2 एम्पियर, इंटू T क्या है, एम्पियर हटाते हैं, 0.2 इंटू 1 घंटे तक यानी 3600 सेकेंड, क्योंकि टाइम को हमको सेकेंड में रखना है। तो 3600 सेकेंड यानी अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 720 कूलम। तो 720 कूलम आवेश कुल प्रवाहित किया जा रहा है। इससे कॉपर कितना निक्षेपित होने वाला है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉपर के लिए जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5, और परमाणु भार से भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाले तो तुल्यांकी भार से, क्योंकि परमाणु भार बटे संयोजकता, इसकी संयोजकता 2 है। कॉपर के लिए कॉपर के ऊपर जितना चार्ज है वही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो कॉपर आयन पे कितना चार्ज है, 2 + 2, यह इसकी संयोजकता है। तो चलो यहाँ पे लिख लिया, कॉपर का परमाणु भार 63.5 ग्राम। जेड का वैल्यू निकालेंगे, जेड = परमाणु भार, ये परमाणु भार या फिर मोलर मास 63.5 बटे फिर क्या है एन यानी संयोजकता इसके लिए 2 है इंटू एफ की वैल्यू हम रख दे रहे हैं 96,500। ये हमारा जेड का वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, अब हमको कुल वेट कैथोड पर मिलने वाले कॉपर का द्रव्यमान ZIT से कैलकुलेट कर लेंगे। जेड के लिए हम वैल्यू निकाल चुके हैं 63.5 बटे 2 × 96,500, और IT भी यहाँ निकाल दे, कितना है 720, ये लिख दिया। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कुल हमारी वैल्यू आने वाली है 0.2369 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से जो फैराडे लॉ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं
उनको कर लेंगे। ठीक है, अगर चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।